देखो भाई, ये देखो, आज सुबह की ही चैट है। देखो इस पे लिखा है ना टुडे। देखो आज सुबह की ही चैट है। ये मैंने इसको ये भेजे थे, नोट्स भेजे थे, मतलब कि ये तो पक्का आने ही थे, ये तो आने ही थे। इसमें तो कोई नहीं। ये तो इस यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही, क्योंकि केस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे केस बेस्ड हैं, मतलब कि सारे ही बनेंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही थे। अब मैंने इसको बोला क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, मुझे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो देखो मैंने आज की चैट में इसे सुबह 8:28 पे बोला एग्जाम से पहले कि μ = c/v को एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन तुझे देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन दिखे तो ये लगाना। देखो मैंने इसको फ़ोटो भी भेजी कि भाई ये क्वेश्चन आए तो यहाँ से लगाना। तो देख सकते हो तुम, अब यानी किस चीज़ से क्या समझे, यू कैन ट्रस्ट ऑन माई एक्सपीरियंस। मैं जो भी बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ, मैं ऐसे कोई भी मतलब ऐसे नहीं बताता। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि टर्म 2 के लिए मैं बताऊँगा, अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो तुम वापस नहीं ला सकते। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं, जो आज साइंस का पेपर हुआ था उसको एनालाइज करने जा रहे हैं कि उसके आंसर की क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मतलब मैं सभी के एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और आंसर सभी के मैं बताता चलूँगा, आप मार्क कर लेना। तो देखो दो सेट आए थे, दो सीरीज़ आई थी, यानी कि GS के 1 और GS के 2। तो मतलब मुझे पता चला कि मोस्टली बच्चों की GS के 2 थी, तो मैंने GS के 2 ही ले ली। तो मतलब GS के 2 में भी अलग अलग सेट होंगे, तो क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको लेके आप कंफ्यूज ना हो कि ये आपने ये तो मेरे में क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन होगा आपके में। अगर GS के 2 आपका सेट है, सीरीज है सॉरी, तो वो क्वेश्चन आपके में ज़रूर होगा। तो वो आगे पीछे हो सकता है, ये डिफरेंस होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सबके सेम ही है। GS के 1 और GS के 2 सीरीज अलग अलग थी, तो सीरीज में हो सकता है कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाए, बट अगर मान लो GS के 2 है तो GS के 2 के सेट में जो क्वेश्चंस होंगे ना अलग अलग सेट में, वो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, यानी कि सफल्ड होंगे, पर होंगे सभी के में सेम क्वेश्चन। GS के 2 का जो सेट है, सीरीज है, उनमें सभी में सेम क्वेश्चन होंगे, बस आगे पीछे का अंतर होगा। तो अब जैसे भी आपका पेपर हुआ अब उस चीज़ की टेंशन छोड़ दो। जैसा भी, यानी कि अगर किसी का ख़राब हुआ है, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे भी ऐसे मेहनत करनी है, आप और भी अच्छा करोगे। और जिसका ख़राब हुआ तो यार ये तुम्हारा पहला पड़ाव था, अभी तो जीवन में तुम्हें पता नहीं क्या क्या देखना है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा पेपर था, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है, तो इससे डिमोटिवेट ना हो। तो इसको सिर्फ अभी एनालाइज कर ले और समझ ले, क्योंकि ये तुम्हारे 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी तुम्हारे काम आने वाला है, जिसने आगे साइंस से कंटिन्यू किया। तो इसको टेंशन मत लेना कि मेरा ख़राब पेपर हुआ। अब तुम जो है टर्म 2 में अपना ध्यान देना, बहुत बढ़िया ध्यान देना, अच्छे अच्छे चैप्टर हैं वहाँ पे भी, आसान चैप्टर हैं, मैं सभी को डीपली एक्सप्लेन भी करूँगा। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लाइफ ना जैसे बहुत बड़ी है लाइफ, तो अभी तो तुम्हें देखो 10th का भी तो टर्म 2 का बोर्ड देना, 11 12th के बोर्ड देने हैं, और उसके बाद तुम किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे। अगर मान लो तुमने साइंस ली तो नीट की तैयारी, जेई की तैयारी भी करोगे तुम साथ में 12th के साथ। तो यानी कि अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है। अगर तुम यहीं पे डिमोटिवेट होने लगे तो आगे का प्रेशर तो तुम झेल ही ना पाओगे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि आगे क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूँ और मैं अभी भी निकल रहा हूँ फेज से। तो जितना प्रेशर मैंने सहा है, कभी अपनी स्टोरी में तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो प्रेशर, इस चीज़ का प्रेशर अभी ना ले। ये तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, आज से 2 साल बाद तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम भी मेरी तरह ज्ञान ही पेलोगे। मतलब जो तुम्हारे छोटे होंगे कि क्या डिमोटिवेट हो रहा है। अभी तुम्हारे लिए ये नया नया है, तुम्हारे लिए पहला पड़ाव है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन हो सकता है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच्चाई कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से तुम्हें सीखना है, ये तो तुम सिर्फ एक लगा लो कि तुम सीख रहे हो। अब तुम जो है, अब ये जो हो गया, अब इसको एनालाइज कर लेना, क्योंकि 11th 12th में भी काम आने वाला है। और अब टर्म 2 के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें कोई भी आगे समझना है, किसी भी चैप्टर को तुम्हें डीपली समझना है, तो कमेंट करके भी बता देना कि भैया ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दो, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। चैनल का नाम ही अंकुर एक्सप्लेन है। तो चलो ज़्यादा ज्ञान ना पेलते हुए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज के लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है। देखो अपना GS के 2 सेट है,
ठीक है। अपना सेट नंबर 4 है, जीएस की सीरीज है और सेट नंबर 4 है। जैसे कि पता ही होगा तुमने, क्वेश्चन पेपर तो देख लिया, 60 क्वेश्चन है ना। तो फटाफट हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट, ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज अ फॉर्म। यानी कि ये तो सिंपल सा था मतलब इसका आंसर तो वाइट BSO4 NCERT में भी लिखा है ना, तो ये बहुत आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। देखो एल्कलाइज बनाना, एल्कलाइज कौन बनाएगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो यानी कि अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम से भी एक सीरीज होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, लीना के रबकस पर, ऐसे मैंने याद की हुई है। तो यानी कि देख लो कौन कौन से मेटल हैं, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, मेटल ही तो ज़्यादातर बेसिक बनाते हैं। तो ये देखो अपना कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, ये रहे सेकेंड और यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखते हैं, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म। ये बहुत आसान था, सबको पता है कि अगर देखो मैंने पढ़ लिया ये क्वेश्चन कि H2 जो गैस होती है वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये देखो ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सोडियम रिएक्ट विद, अच्छा ये तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन था। हाँ ये देखो बैलेंसिंग का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें तो बहुत आसान था, ये तो बैलेंस ही तो करना था, सिर्फ मेटल मेटल मिला लो भाई, 2 N इधर है, 2 N इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 वाटर इधर है। तो ये तो बहुत आसान था। अब ये भी देखो, ये तुम्हें करेक्ट मैच करना था, किस में से करेक्ट कौन कौन सा है। एंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड होता है, यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इन दोनों में से होना चाहिए ऑप्शन। सोर मिल्क, जब दूध मतलब फट जाता है तो उसका खट्टा टेस्ट आना, यानी कि जैसे खीर भी कभी मतलब ख़राब हो जाती है तो उसमें भी खट्टापन आ जाता है, यानी कि खट्टापन आ जाता है तो कौन क्या प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका सेकंड और थर्ड बिल्कुल मतलब फटाफट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन इतने आसान है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O बना रहा है। अब ये तो हमारे बॉडी के अंदर होती है ना। हम ग्लूकोज यानी कि हम जैसे स्टार्च खाते हैं, मतलब रोटी सब्जी खाते हैं, है ना, तो वहाँ से हमें ग्लूकोज ही तो मिलता है, स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज। तो कौन सी रिएक्शन होती है, उस हमें खाने से मिलती क्या है, एनर्जी। एनर्जी कब निकलेगी, किसी रिएक्शन में से निकलेगी ना, यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ये तो बहुत आसान था ना, एक्सोथर्मिक। अगर कोई अपने ऊपर ये आजमा के देखे, सब किसी को पता होगी ना भाई ये रिएक्शन कौन सी, ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और रेस्पायरेशन की यानी कि रिएक्शन है, ये कहने का मतलब ये है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। अब देखो ये रिएक्शन दिया है, अब जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस टर्म में कंफ्यूजन नहीं है वो ये कर जाएगा। देखो पता है, सबको पता है ऑक्सीडेशन कब होती है, रिडक्शन कब होती है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, या फिर हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो है। अब जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, यानी कि आई होप तुम्हें पता होगा ये सब। तो यानी कि इसमें क्या कह रहा है, MnO2 HCl MnCl2 H2, यानी कि HCl जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 बन रहा है, तो पक्की बात है ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, है ना। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किस जैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल गलत है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि MnCl2 में यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना, अगर ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, बट यहाँ पे रिमूव हो रही है तो रिड्यूस। अब MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर लिख देते MnO2 तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती, बट इन्होंने Cl2 लिख दिया जो कि इन्होंने बिल्कुल उल्टा लिख दिया और गलत भी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, 7th का आंसर नंबर C। मैं तुम्हें आंसर की दिखा दूंगा, इसकी लास्ट में मैं तुम्हें दिखा दूंगा इसकी पूरी आंसर की, जिसका तुम स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से मैच भी कर सकते हो। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस, यानी कि ट्रू किसके लिए है, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है बेस के लिए। बेसिस आर बिटर एंड टर्न, देखो बिटर होता है ये सही बात है, बट रेड में नहीं ब्लू में करता है, बिल्कुल गलत है, एसिड हो जाता है। सोर नहीं होता, उसका टेस्ट बिटर होता है, अभी ऊपर ही बोला। ये इसकी स्टेटमेंट जो है डी ठीक है, फिनोल्फ्थलीन,
ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी करेक्ट है। अगला देखते हैं हम लोग। देखो अब देखो ये बोल रहा है कि पेरेंट एसिड पेरेंट बेस, यानी कि दो रिएक्टेंट, उसका जो उसका वो बनेगा प्रोडक्ट वो कैसा होगा, बेसिक न्यूट्रल एसिडिक। तो देखो दोनों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए था, ठीक है। H2O3 NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी कि बेसिक होना चाहिए था, न्यूट्रल नहीं। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, तो ये भी न्यूट्रल होना चाहिए था। CH3COH NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बनेगा ऑब्वियसली, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यानी कि देखो ये यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है कि ये इनमें से कौन सी होगी। तो देखो सीधा इसमें ऑप्शन बताता हूँ, तुमने पढ़ तो रखे होंगे ऑप्शन। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि भाई ये गलत है ना, केमिकल कंपोजिशन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सेम होगा। जैसे तुमने पीछे देखा C6H12O6, क्या केमिकल कंपोजिशन सेम थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, एक तरफ वो उसमें तो ग्लूकोज था और एक तरफ वाटर और CO2 बन गया, है ना। तो देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिगर में तुम हो सकते हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, बट कि जिस बच्चे ने अच्छे से समझा होगा, मैंने इसके ऊपर भी बनाई थी एक वीडियो में, मैंने इसका पार्ट डिस्कस किया था, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो यानी कि ब्लड वेसल ए कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि देखो ए यानी कि ये राइट वेंट्रिकल, ये लंग्स के पास ही तो जाता है, मतलब यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर कराने, यानी कि ऑक्सीजनेटेड कराने किसके पास जाता है, लंग्स के पास, यानी कि ए तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो इसकी बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट यानी कि इन दोनों में से हो सकता है। सेकंड भी बिल्कुल सही होगी क्योंकि दोनों में ऑप्शन है। थर्ड को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेकंड भी बिल्कुल आसान है और सही भी है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये रिलैक्स हो जाती है ना ब्लड को वेंट्रिकल में डालने के लिए, एकदम रिलैक्स हो जाती है, तो यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। वो बोल रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उसको ऑक्सीजन प्राप्त ना हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नहीं बनेगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, CO2 बन रहा था। लैक्टिक एसिड वाला तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसे कोई जिम करता है या फिर रनिंग करता है तो भागता है तो ऑक्सीजन उसको कम मिलती है और उसको थकावट, उसके हाथ पैरों में दर्द इस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही। तो यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती, इसलिए दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सही है। यानी कि सी और ये तो गलत ही है। अल्कोहल भी बनता है ना, अल्कोहल भी बनता है एनारोबिक में, तो यानी कि क्या नहीं बनता, CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो बनते ही नहीं है भाई, पहले तो सेल ही है, सिंगल सेल, बहुत सारे सेल मिलके तो टिश्यू बनाती है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड देख लो कौन से हैं, ए और बी में से हैं, और कौन सा हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड और चेक कर लेते। सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अच्छा, इसमें जो है तुम्हें करेक्ट बतानी है ना, यानी कि ये तो गलत हो गई अपनी, है ना, ये तो गलत हो गई, थर्ड बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू होते हैं, यानी कि फर्स्ट भी गलत है, यानी कि सेकंड और फोर्थ हमारी बिल्कुल सही है, होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, भाई वरना डाइजेशन कैसे होगी, वो भी तो कुछ एक तरह से डाइजेशन तो करते ही होंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट से वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से निकलते हैं, रेजिन और गम्स निकलते हैं, ड्राई लीव्स निकलते हैं, एक्सिस और वाटर निकलता है। यूरिया क्यों नहीं निकलता है, एक तरह से तुम ऐसे भी सोच सकते हो, जब हम या गमले वगैरह रखते हैं या फिर जो खेत जिसके यहाँ पे खेती वगैरह होती होगी उसको पता होगा कि हम खेत में यूरिया वगैरह छिड़कते हैं, दुकानों पे पैसों में भी आते हैं यूरिया छिड़कते हैं, यानी कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, तो ये तो वेस्ट नहीं हुआ प्लांट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया, इसलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि उसको नाइट्रोजन वगैरह भी मिल जाते हैं यूरिया से। अब देखो, अब ये डायफ्राम का क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान क्या क्या होता है, ब्रीथिंग के दौरान क्या क्या होता है। इट हेल्प्स टू डिक्रीज नहीं करता, इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, बिल्कुल सही बात है, फ्लैट हो जाता है ना, नीचे की तरफ आने लगता है, तो यानी कि स्पेस बढ़ा देता है। इट गेट्स रेज एज वी इनहेल,
नहीं, ये भी नहीं, रेज नहीं होता, वो नीचे की तरफ फ्लैट होने लगता है। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, यानी कि चेस्ट कैविटी जो है बड़ी हो जाती है। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब देखो स्टोमेटा वाला क्वेश्चन आ गया। स्टोमेटा हो और वो उसका क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टोमेटा का तो हमेशा देखने को ही मिल ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। तो देखो स्टोमेटा ऑप्शन पढ़ लेता है डायरेक्ट, यानी कि ट्रू बताना, कंडीशन इज ट्रू। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, यानी कि गैसेस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन द गार्ड सेल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना सी। अब देखो सबसे बढ़िया सवाल, मैंने ना ये बोला था कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस जो है ना पढ़ के चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल देखो देखने को भी मिला, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल सही होता है। ए सोलर कुकर, ए रियर व्यू मिरर, रियर नहीं होता उसमें, ये तो कॉन्वेक्स के केस में होता है ना, क्योंकि भाई अब देखो मैं एक्सप्लेन करने पाऊँ ना, मैं काफ़ी लंबा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे आदत है एक्सप्लेन करने की। यानी कि इसका ऑप्शन होगा सोलर कुकर, सोलर कुकर होता है। इन व्यूइंग फुल साइज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग नहीं। ए सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल, रियर व्यू, देखो ये भी इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो है दूर तक की इमेज को छोटी बना के दिखाता है। लिखा होता है ना मिरर में, जब कार या बाइक की मिरर पे क्या लिखता है? ए ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जितना पास तुमको, जितना दूर तुमको दिख रहे हैं वो दरअसल में पास है, क्योंकि वो इमेज दूर करके दिखाता है ताकि ब्रॉड व्यू दिखा सके वो। अब देखो 18 पे आ गए हम, तो 18 का क्या होगा बताओ, कोई कमेंट करके बताओ। अब जिसने लेंस वाली मेरी वीडियो देखी होगी उस बच्चे ने तो बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से ही बताया था कि किस तरह से तुम फिंगर टिप्स पे इनको याद करके जा सकते हो। याद भी नहीं, मतलब अगर तुम बस ध्यान से थोड़ा सा सोच लो तो तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए याद होगा। और अभी भी टाइम है, क्योंकि 11th 12th में तो काम आना ही है, तो याद कर लेना। देखो ये बोल रहा है कि ऑन a screen which one of the following elements show the correct position of AB मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको चाहिए मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज अपने किस में बनेगी? देखो ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीफाइड इमेज बनती है। अब ये बोलोगे कि डी में भी तो बनती है, डी में इन्फिनिटी पे बनती है। अब वो इन्फिनिटी पे थोड़ी ना देखने जाएगा, जो भी बच्चा है वो इन्फिनिटी पे थोड़ी देखेगा। तो यानी कि मोर करेक्ट आंसर तो अपना फिर सी ही होना चाहिए, है ना? तो सी ही करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब ये क्या है? देखो फिगर से ही समझ सकते हैं, रे आ रही है और डाइवर्ज हो रही है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस का मिरर नहीं, सॉरी लेंस, हाँ कौन से केस में होता है डाइवर्जिंग? कॉनकेव लेंस में होता है ना। तो बिल्कुल सिंपल था ये भी। अब देखो ये है, ये जिसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो हाँ मैंने ना आज सुबह सुबह एक बच्चे को बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रूर एक बार देख लियो। मैंने फॉर्मूला भी व्हाट्सअप पे, देखो मैं तुम्हें यहीं पे दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैंने उसको बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़रूर एक बार देख लियो। सुबह सुबह ही बोला, एग्जाम से 7 बजे के आसपास मैंने बोला कि तू उसको एक बार ज़रूर देख लियो। फॉर्मूले पे अगर तुझे कोई क्वेश्चन दिखे तो ज़रूर कर लियो। और एक नहीं 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तुम्हें पता ही होगा। तो यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि यू कैन ट्रस्ट ऑन माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं भी करता हूँ, तो तुम्हें भी कर लेना चाहिए। 21, यानी कि हाँ इसका ऑप्शन है डी, सी से एयर। अब 21 में क्या बोला है? नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है। इसमें क्या होगा? नॉट ट्रू कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन रेड लाइट इज scattering of light takes place as various colors of white light travels with different speed of light. The fine particle as various color scattering of light takes place as different speed in air. मुझे तो इसका आंसर जो है डी लग रहा है। अब अगर किसी बच्चे को कुछ और हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा इसको। तो जो मुझे अभी जो लग रहा है उसका आंसर डी लग रहा है, तो जिसका भी हो बता देना। अब देखो मैंने जब क्वेश्चन नंबर 22 मैंने जब इमेज फॉर्मेशन की वीडियो बनाई थी, जिसने भी देखी उसको पता होगा, मैंने बोला था कि एक केस जो है हमारा कॉनकेव में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन है।
जो कि पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना इमेज वर्चुअल बन रही थी, यानी कि हमारे सभी केस में और सभी केस में कॉनकेव में सभी कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, बट एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल बन रही थी, यानी कि इस साइड इमेज बन रही थी, यहाँ पर जाके कहीं इमेज बन रही थी यहाँ पर, तो यानी कि मैग्नीफाइड थी। साइन कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, और मोर देन वन यानी कि मोर देन वन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन वन। पोल एंड फोकस के बीच का केस मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एक बार याद कर लेना। और यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक 2 देखने को मिले, मैंने एक आगे भी देखा था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो जिसने भी थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी है, मैथ का आई थिंक परसों एग्जाम है ना तुम्हारा, तो जिसने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है वो इसको कर दे। देखो 2 लाइन पैरेलल है, नॉर्मल रे, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल से भी तुम सोच सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 बिल्कुल इक्वल है। और ये देखो कलर ऑफ द स्काई, ये एक्स एंड वाई, यानी कि वो बोल रहा है वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो तुमने अपनी एनसीईआरटी में या फिर किसी भी बुक में इस तरीके से फिगर देखी होगी, उल्टी मतलब ऐसे देखी होगी ना, सीधी ऐसे रखी हुई देखी होगी। तो हम कैसे बनाते थे, वी नीचे से बनाते थे ना, यहाँ से VIGBYOR, आर यानी कि सबसे ऊपर था, तो वाई इसने बोला ना, इसने बोला कि वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन एंड कलर्स। देखो इसने बताया भी साफ साफ कि एंड कलर्स हैं, तो वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को। और रेड किसके लिए यूज होता है, डेंजर सिग्नल के लिए, है ना, डेंजर सिग्नल। अब सेक्शन बी पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई देखो थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से बिल्कुल क्लियर है, यानी कि थर्मल यानी कि उसको हीट चाहिएगी। तो AgBr, AgBr2, AgCl, AgCl2, ये तो किससे होती हैं, ये तो सनलाइट से होती हैं, है ना। और H2O, H2O2 ये होती है किससे होती है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ये होती है हमारी हीट देने से, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन की कौन सी रिएक्शन है, डी वाली। अब ये क्वेश्चन नंबर 26, अरे ये तो बहुत ही आसान है, कौन बच्चा गलत करेगा ना। इसका डायरेक्ट आंसर बताया था 2143, यानी कि 26 का हो गया सी। तो ये तो बहुत आसान था, अगर कोई पता नहीं कोई नहीं गलत करेगा इसको। अब देखो ये वाला भी सबको पता है, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ा होगा उसको पता होगा, CO2 जब होता है तो मिल्की सॉल्यूशन होता है, तो यानी कि CO2 टर्न्स मिल्की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी। और देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2, CaCl2, CaCl2। देखो Ca होता है अपना +2 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन होता है Cl-, तुमने पढ़ा भी होगा Na+Cl-, यानी कि Cl नेगेटिव में रहता है, एक नेगेटिव में, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। Cl2 नेगेटिव पे नहीं होता, Cl एक नेगेटिव पे होता है। ये सब चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, 2+2 नेगेटिव, अभी तुम ये सब डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी था, इसलिए ही उन्होंने दिया है। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए इस क्लास में भी, टीचर ने बताया ही होगा तुम्हें ऑब्वियसली। तो पेयर ऑफ व्हील डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब जिस बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है उसने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा। इसका आंसर क्या लगा सकता है, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। भाई देखो कॉपर नीचे होता है, Na ऊपर होता है, तो ये कॉपर बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता Na को। AgNO3 सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, कॉपर ही बिल्कुल कर सकता है, कॉपर जो है Ag से ऊपर होता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। Al2SO4 सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, यानी कि Al लिखबा का नाम मग अल, है ना, Mg ऊपर होता है तो बिल्कुल थर्ड भी कर सकता है। ZnSO4 सॉल्यूशन आयरन मेटल, लिखबा का मगल मंजन क्रोफी कोनी, हाँ, यानी कि फोर्थ बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर पाता। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड। 29 का क्या होगा, बी। अब मैंने लिखबा का नाम मगल, ये मुझे इस तरीके से याद है, तुम्हें किसी दूसरे तरीके से याद होगी तो हंसना मत, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखबा का नाम मगल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डो नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भाई जिसमें वाटर नहीं होगा वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो नहीं करेगा। किस किस में होता है यही बता दो तुम पहले तो। किस में होता है, वॉशिंग सोडा में देखने को मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखने को मिलता है, तो यानी कि किस किस में नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होगा और बेकिंग सोडा में नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा है, डी ऑप्शन। 30 का हो गया डी, 30 का डी। अब आते हैं 31 पे, असर्शन रीजन पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि अपना ये क्या होगा, इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। पहले तो इसका मतलब एक जो नाम होता है क्या बोलते हैं हम इसको, बेकिंग सोडा बोलते हैं ना इसको,
तो इसका बेकिंग सोडा बिल्कुल होता है एंटासिड जैसे, यानी कि एसिडिटी को कम करने में काम आता है। NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। भाई अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो हम इसको अपने ऊपर यूज ही क्यों करते हैं एंटासिड जैसे, यानी कि नॉन कोरोसिव बेसिक है ना, बिल्कुल एक माइल्ड बेसिक है, तो इसलिए तो हम अपने एंटासिड जैसे यूज कर पाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असर्शन, रीजन ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अब क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ इसका क्या होगा, मीथेन गैस कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो रीजन तो मुझे बिल्कुल साफ साफ सही नज़र आ रहा है, बट जो मुझे ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक नहीं होती, वो एक्सोथर्मिक होती है ना भाई। नेचुरल गैस हम तभी तो यूज़ करेंगे, हमें उनसे हीट चाहिए होती है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो, असर्शन फॉल्स है, रीजन इज ट्रू। तो यानी कि 32 का हो गया डी, 32 का डी। नाइट्रोजन इज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन बाय प्लांट फॉर्म। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि N2 की फॉर्म में कभी भी प्लांट जो है ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि N2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए नहीं ले पाता। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही लेता है वो। द सॉइल इज नियरेस्ट रिचेस, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल, यानी कि रिचेस्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। बट इस रीजन का इस असर्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यानी कि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, यानी कि इसका क्या होगा, 33 का होगा बी। सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। रीजन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमोस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। देखो रीजन बिल्कुल गलत है, जिसने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा। सन अपीयर्स रेडिश एट, बिल्कुल असर्शन करेक्ट है, रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। 34 का क्या होगा, सी। अब देखो अगला क्या बोला है, HCl जो है ना हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है कि हमारे पेट में जो है एसिड पाया जाता है। अब HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, और तुम्हें ये भी पता होगा जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए HCl की ज़रूरत होती है ना। जिसने डिटेल में पढ़ा होगा इन डिटेल चैप्टर, उसको पता भी होगा। तो यानी कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। अब ये देखो 36 का क्या होगा, ये बता रहा है कि डिमोन्स्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, ही रोट द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि बोल रहा है गलत स्टेप कौन सा है, गलत स्टेप कौन सा है इसमें हमारा, बोथ पोटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये देखो तुम्हें ए और बी फिगर दिखाया गया है, गिल्स बताया गया, एल्वियोलाई बताया गया है, इसमें से जो इसके लिए क्या है करेक्ट बतानी है ना, एनिमल, फिश, ह्यूमन बीइंग आर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट। हाँ बिल्कुल ट्रू बतानी है, स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। देखो गिल्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं ना कि अंदर, पर एल्वियोलाई अंदर होती हैं। तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बोथ ऑफ देम थिन मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, है ना, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ए और बी भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो यार, ये तो बड़ा ही आसान है कि क्या ही पूछ लिया, मतलब जिसने ना भी पढ़ा होगा वो भी बता देगा। सबको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब देखो CO2 मुंह से छोड़ेगी, नाक से CO2 ले रही है, ये जो लड़की दिखाई गई है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल हेयर, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द लेंस कैन कन्वर्स द रेज ऑफ पॉइंट एस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल स्टैंड, द पावर, देखो जिसको पावर का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, लेंस के केस में पावर का फॉर्मूला P = 1/f। पावर बतानी है ना 1/f 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, यानी कि 2 5 या 10, यानी कि P = 5, वो भी प्लस के 5, यानी कि 39 का हो गया सी। बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड में, मतलब 10 से 20 सेकंड में हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड प्रोजेक्ट टू द वर्चुअल इमेज। देखो कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि कॉनकेव की बात की गई है, कॉनकेव की बात की गई है, वर्चुअल इमेज एक ही केस में मिल रही थी। मैंने बोला था ना पीछे भी कि 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, एक्सेप्शन हमेशा याद रखो, साइंस में ऑलवेज एक्सेप्शन हमेशा याद रखो कि पूछ सकते हैं। देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, बिटवीन 0 and 15 सेंटीमीटर, पोल एंड फोकस के बीच में ही होगी ना, बट R 30 है तो F कितनी होगी 15, यानी कि 15 और 0 के बीच में होगी, पोल 0 पे होता है। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियर,
एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टाइगर। भाई खाने की अलग अलग, यानी कि भाई वो नॉन वेज खाता है, वो वेज खाती है, और डियर जो भी खाता है खाती है। टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड, यानी कि किस तरह का वो खाना खा रहे हैं। आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि फ्लोएम के वो कौन से टिश्यू है जो कि खाना पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। देखो दो बहन भाई थे, यानी कि डॉटर सेल बोल दो, बहन भाई बोल दो, बहन भाई बोलते हैं, उस बोलता हूँ मैं तो। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो है बहन भाई है, क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल उसकी मदद करता है, मतलब कि उसके नाम से ही क्लियर है, उसका साथी। कंपेनियन उसकी मतलब मदद करता है, तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ना है कि तुम्हें ऑप्शन देखते ही एकदम क्लियर हो जाए। सीव ट्यूब के यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास होता है न्यूक्लियस, तो मदद करने आते हैं, यानी कि इनको डॉटर सेल भी बोल देते हैं, या फिर बहन भाई बोल दो इनको, भाई मदद करने आते हैं ना फैमिली वाले, ऐसे ये मदद करने आ जाता है। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इसका करेक्ट आंसर हो गया 42 का। बिल्कुल आसान सवाल है, इतने डिटेल में पढ़ना है। देखो अब जैसा हुआ होगा कोई बात नहीं, पर टर्म 2 में इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ना है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, तुम पढ़ लो क्लास 11 और 12, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम हम करते हैं 12 के बाद, यानी कि सभी में 11-12 का बेस होता है। और 11-12 का बेस किससे बनेगा? 9th और 10th से। तो 10th क्लास को तुम हल्के में ना लो, बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं ज्ञान देना शुरू कर दूंगा वरना। ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि उसने क्या बोला? मैग्नीफाइड 3 टाइम्स विच कैन बी ऑन। देखो इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट मतलब मैं बता देता हूँ, तुम सोल्व भी कर लेना। देखो मैग्निफिकेशन दे दी उसने 3 दे दी, और फोकल लेंथ दे दी उसने 30, और क्या दी उसने? और द डिस्टेंस यू पूछ लिया तुमसे, उसने तुमसे क्या पूछ लिया? यू पूछ लिया। तो तुम इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। अब देखो यानी कि मैग्निफिकेशन, यानी कि जो इसने बोला है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम इसको मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बोलते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 3u, v इज इक्वल टू 3u, v बाई यू 3 है ना। अब क्या बोलते हैं हम? माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू 3, यानी कि u उधर गया, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस का 3u। तो तुम माइनस का 3u रख के सोल्व करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिस फॉर्मूले में मैंने तुम्हें रख के बताया उसमें सोल्व करना, उससे और भी जल्दी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा ना तुम्हारा 43 का, तुम्हारा क्या आएगा? इसका आना चाहिए तुम्हारा आई थिंक डी था, इसका डी था या सी था, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम एक बार नीचे सोल्व करके बताना कि क्या ऑप्शन था। मैं सोल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी वैसे भी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो तुम नीचे कमेंट करके बताना। इसका आंसर आई थिंक डी था, तो तुम नीचे कमेंट करके बताना। हाँ शायद डी ही था, मुझे याद आ गया, डी ही था इसका आंसर, इसका डी ही था। बाकी एक बार तुम रीचेक कर लेना इसको। अब देखो, अरे वाह, देखो एक और केस था जो वो मतलब वो तो एकदम जबान पे याद हो जाता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, यानी कि वहाँ उस केस में क्या बनेगी? इमेज जो बनती है रियल बनती है, बिल्कुल सही बात है। और एनलार्ज नहीं बनती, सेम साइज बनती है, यानी कि ऑप्शन गलत बताता है इसमें, नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस मामले में। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल। देखो इसने बिल्कुल साफ साफ नहीं बोला कि इमेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला डबल ऑफ फोकल है, बट हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और तुमने ये तो पढ़ा ही होगा r इज इक्वल टू 2f, है ना, बिल्कुल सही है। और देखो ये है अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक और क्वेश्चन है ना, देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितना क्वेश्चन आते हैं। इंडाइसिस लिख रखा है ऑफ 2 मीडिया 1 2 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। देखो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है n3 का ज़्यादा होता है n1 से। तुम सोल्व कर लोगे, अगर तुम्हें नहीं आता तो नीचे मैं कमेंट में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब देखो कितना आसान सवाल है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, न्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये फॉर्मूले से सवाल सोल्व हो जाता है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। न्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यानी कि तुम्हें एक बार ए के लिए निकाल लेते हैं, देखो वी ए निकाल लेते हैं हम, 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए का कितना है? 1.5, यानी कि 15 × बाई 10, 10 ऊपर चला गया ना पॉइंट से, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, यानी कि ए और बी में से है, और उसका ऑप्शन जो है डी है, क्योंकि और ये देख लेना 3 × 10⁸, ये देखो अब अगला सोल्व कर लेते हैं बी के लिए। 3 × 10⁸ 1.33, अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 100, यानी कि 300 बाय 133 × 10⁸।
अब इसको तुम काटोगे, मतलब देखो अगर तुम इसको लगभग लगभग 150 मान लो, तो लगभग 2 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है, तो यानी कि 2 से तो कुछ बड़ा होगा ही, यानी कि इसका आंसर है 2.25। तो हमें कुछ सोल्व भी करने के नहीं होते, अगर तुम्हें ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बनानी है तो ऐसे कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, देखो कितना आसान सवाल है ये, देखो साफ फटाफट करके दिखाते हैं। उसने बोला HO दे दिया उसने 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दी उसने यानी कि U दे दिया 30 सेंटीमीटर, और डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इफ़ द फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। हाइट पूछ रहा, HI पूछ रहा, तो HI के लिए सबसे पहले V निकाल लेते हैं, UF अपॉन में U माइनस, मैं तो इसी फॉर्मूले से निकालता हूँ, जिसको पता है फॉर्मूला उसने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसको पता ही होगा, या फिर तुम्हारे टीचर ने बताया हो तो भी। U कितना है, ये U 30, अब U माइनस का 30 होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और F कितना है 10, ये तो प्लस में ही होती है कॉन्वेक्स के केस में, -30 -10 यानी कि कितना आएगा 300/40, माइनस माइनस कैंसिल 0 0 यानी कि 30/4, V = 30/4, और हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे HI/HO = V/U, माइनस का V/U तो HO उधर चला जाएगा, HI = माइनस का V/U इंटू में HO, तो माइनस का V कितना है 30/4, U कितना है 30 वो भी माइनस का, और HO कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो HI कितना आ गया 1, वो भी प्लस का 1, तो आंसर आ गया प्लस का 1। तो देखो कितना आसानी से सोल्व हो सकते हैं, ये बहुत आसान है। जो मैंने वीडियो बनाई है लेस देन 30 सेकेंड, 1 मिनट, तो बिल्कुल एकदम वो सही लगती है। 48 क्वेश्चन पे आ गए हम। 48 का क्या होगा, वो pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसका आंसर है थर्ड एंड फोर्थ। देख लो बहुत आसान सवाल है, तुम कर दोगे इसको, तो कर दिया ही होगा तुमने। अब देखो केस बेस्ड पे आ गए हम, केस बेस्ड करते हैं। ऑल मेटल कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट, सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेटल यानी कि कट विद एक्सेप्ट आर, यानी कि कैन नॉट बी कट, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल है आर जो कि कट हो सकता है। इसके ऊपर भी मैंने मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो बनाई थी, मैंने बोलता कि यहाँ से सिर्फ मेटल एंड नॉट मेटल में इतना पढ़ लो, आई थिंक वो 10 से 12 मिनट की वीडियो थी, मैंने बोलता सिर्फ इतना ही याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और बिल्कुल अगर तुमने वो देखी होगी तो तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन बने भी होंगे। तो ऑल मेटल कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट आर, मेटल बी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3 टाइप विच रिएक्ट विद बोथ एंड एसिड, यानी कि एम्फोटेरिक, यानी कि कौन सा होगा Al2O3 टाइप है ना, Al2O3। रिएक्शन विद वाटर, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। अब देखो कौन सा था, मैंने सारे एक एक चीज़ें बताई हुई है, रिएक्टेड विद हॉट वाटर। अब देखो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। 49 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज इन कैरोसिन, कैरोसिन में कौन सा हो सकता है, सोडियम होता है ना, कैरोसिन में रखते हैं और वो कट भी हो जाता है। विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज इन कैरोसिन, देखो कट वाला ये रहा आर है ना, कट भी हो जाता है आर, तो यानी कि आर कौन है सोडियम मेटल। तो 49 का ये होगा बी ऑप्शन, 49 का बी। आउट ऑफ द गिवन बिलो द मेटल क्यू इज, यानी कि क्यू मेटल की पूछ रहा है, क्यू मेटल कौन है, क्यू 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 ये रहा, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। अब देखो एक तो देखो क्लोरीन कर रहा था और एक मैग्नीशियम। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, हमें मैग्नीशियम दिया है, तो हमारा मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक, अभी तो मैंने बताया एम्फोटेरिक तो क्या होता है, जैसे Al2O3 यानी कि M ओके M2O3 P, मेटल P यानी कि 51 का A। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब देखो रिएक्टिविटी तो तुम कर ही लोगे, जिसने ये कर लिया तो वो तो रिएक्टिविटी तो बड़ी आसानी से कर ही लेगा है ना। रिएक्टिविटी भाई सोडियम सबसे तेजी से रिएक्ट करता है यानी कि R है ना, R सबसे तेजी से, यानी कि R तो यहाँ पे होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन में R है, तो 52 का C मार देते हम डायरेक्ट एकदम, जिसने पढ़ा होगा वो कर ही देता। अभी देखो डायलिसिस के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो ये तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही दिया हुआ है, अगर तुम सीधा क्वेश्चन भी पढ़ते तो जिसने डायलिसिस के बारे में पढ़ा है वो इजीली कर देगा। हेमोडायलिजर हैज़ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब विच हेल्प्स इन टू फिल्ट्रेट नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन डायलिसिस टू पंप प्योरीफाइड ब्लड बैक टू द पेशेंट इन पासिंग, यानी कि 53 का क्या होगा, इन पासिंग द वेस्ट, 53 का होगा सी, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ना।
ये होगा। ओके हाँ, अब आ गया 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। कौन सा फंक्शन नहीं है भाई? देखो हाँ देखो, टू रीएब्जॉर्ब असेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड। वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा? वो तो हमारी किडनी एब्जॉर्ब करती है, बट ये क्यों एब्जॉर्ब करेगा आर्टिफिशियल, है ना। तो यानी कि 54 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन आर रिच इन। यूज्ड डायलाइजिंग लिखा है इसने, यानी कि यूज्ड तो किस में होगा? यूरी एंड एक्सिस सॉल्ट में रिच होगा, है ना। Which part of the nephron in human kidney serves the function of reabsorption in certain substance? अब वो कौन सा होता है? 56 का भी क्या होगा? सी होगा। ट्यूब्यूल्स होता है ना, जैसे पीसीटी, डीसीटी। अब पीसीटी डीसीटी अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहे होंगे, अभी तो ऊपर से जा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा है ना, तो कोई बात नहीं। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, है ना, ये सब अभी तुम्हारे ऊपर से जा रहे होंगे। क्लास 11th में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी एक चैप्टर है, एक्सक्रीशन के ऊपर भी है, तो एक्सक्रीशन में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ये दिखाया गया है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, L1 एंड L2। देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पे स्क्रीन पे एक फिगर बना देता हूँ जो मैंने बनाई हुई थी अपने नोट्स में। ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यहीं कहीं तुम्हें एक फिगर दिख रही होगी, देख रहे हैं ना तुम्हें? लेंस जो दिख रहे हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस है दोनों, है ना। तो यानी कि देखो अपना पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही देख, मतलब जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो जो रे डायग्राम देखा होगा उसको बहुत आसानी से कर भी देगा। बोथ कन्वेक्स थे। अब 58 का क्या होगा? अब देखो जिसने वो फिगर देख ली वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सही करता चला जाएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट बताता हूँ। 58 का डी, 59 का क्या होगा? बी, है ना, और 60 का क्या होगा? बी। देखो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं सवाल, और जिसने फिगर देख, फिगर से ही सब कुछ क्लियर है। जिसको भी कुछ समझ यानी कि कोई डाउट हो या फिर आगे कैसी वीडियोस चाहिए आपको तो कमेंट करके बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही। तुम्हारा पेपर कैसा गया वो भी कमेंट करके बताने कि अच्छा गया बुरा गया। तो देखो बुरा गया कोई दिक्कत वाली बात ना, भी तो काफ़ी कुछ देखना ज़िंदगी में, जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो ठीक है चलो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ।